नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कानपुर हिंसा की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए अब जांच पड़ताल करेगी। तो वहीं दूसरी खबर सबसे बड़ी ये सामने आ रही है कि कानपुर हिंसा के तार ओमान, पाकिस्तान और ईरान से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए ये पूरी साजिश रची गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जबरदस्त एक्शन में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में शांति है, पर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि अब एनआईए जांच करेगी और हिंसा के तार जो है वो विदेशी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि विदेशी के द्वारा यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए पूरी हिंसा की साजिश रची गई थी। देखिए, जब ये कानपुर में हिंसा हुई थी तो उसी समय ये अंदाज़ा लग गया था कि ये स्थानीय स्तर पर कॉन्स्पिरेसी की गई नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला कहाँ से जुड़ा था? नुपुर शर्मा के बयान से, टिप्पणी से। नुपुर शर्मा ने जो टीवी डिबेट में बताया मोहम्मद साहब के बारे में, उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी जितना इस्लामिक कंट्री है वो सब ने धीरे धीरे इस मुद्दे को उठाया और वहाँ से डायरेक्शन मिला हिंदुस्तान के उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जिसके पहले से ही वहाँ पर संपर्क थे। और इन लोगों ने एक साथ कानपुर से शुरुआत की और कानपुर से शुरुआत करने के पीछे बड़ी वजह यही थी कि कानपुर में, लखनऊ में उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाना था, राष्ट्रपति कोविंद को भी जाना था और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी रहना था। तो इन लोगों ने सोचा कि शुरुआत ऐसी जगह से करते हैं जिसको बड़ा मीडिया कवरेज मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबर फैले कि हिंदुस्तान में अब हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, छवि खराब हो रही है देश की, और उत्तर प्रदेश की सब छवि और ज़्यादा खराब करने की लोगों की तैयारी थी। तो उस समय जो पहली बार एसआईटी की जांच में व्हाट्सएप ग्रुप जो मिले जफर हयात हाशमी के मोबाइल से, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से ही पता चला था कि इसका कनेक्शन अलग अलग जगहों पे रहने वाले उस जिहादियों से है। और इसका फंडिंग का जो जानकारी मिली कि 48 करोड़ रुपया 1.5 साल के अंदर हाशमी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी कि जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी हाशमी कहीं न कहीं विदेशों से फंड लाके यहाँ उसका यूज कर रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी परतें खुलती गई और व्हाट्सएप का कनेक्शन, जब विदेशी फ़ोन नंबर, विदेशी लोगों से संपर्क की बात आई, तो अब एनआईए मैदान में उतर गई है। एनआईए के मैदान में उतरने का मतलब होता है कि इसका पूरा कनेक्शन कहीं न कहीं आतंकी संगठनों से है। इस विवाद में आतंकी संगठन भी आया था और इन लोगों ने धमकियां भी दी थी। जितने आतंकी संगठन थे, आईएसआईएस तक ने धमकियां दी, और आईएसआईएस ने तो अफगानिस्तान में एक गुरुद्वारे पर हमला किया और उसमें बाकायदा लिखा कि ये नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की है उसी का बदला लिया गया है। और अफगानिस्तान में एक तरफ आतंकी संगठन आईएसआईएस, तो दूसरी तरफ तालिबान अपने आप में एक आतंकी संगठन है। लेकिन सरकार बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए आतंकियों के बीच टकराव हुआ और अब एनआईए इन्हीं सारे लिंक को तलाश करेगी, क्योंकि इसका जो कहीं न कहीं तार जुड़ा हुआ है वो आतंकियों से है। मतलब ये साफ कहा जाए कि अब नए तरीके से जांच होगी, क्योंकि अब ये पूरी जांच को एनआईए संभालेगी और अब आतंकी कनेक्शन आया है, तो अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, दोनों की मुश्किलें। अभी जो एसआईटी है यूपी पुलिस की, वो जांच कर रही है स्थानीय लोगों के लिए। जो स्थानीय लोग पकड़े गए हैं, जफर हयात हाशमी पकड़ा गया है, उसके साथ अभी बाबा बिरयानी वाला मुख्तार भी पकड़ा गया है। तो मुख्तार जो है उसके तार कहाँ से जुड़े हैं? उसके जो बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट है उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना है, क्योंकि वो ज़मीन भी अवैध तरीके से कब्जाई हुई है। उसने एसआईटी के सामने धीरे धीरे कई राज उगले हैं
26 और नए नाम बता दिए। 26 नए नाम बताए और उसके साथ ये भी बताया कि 500 से 1000 रुपया देकर लोगों को इकट्ठा किया गया था। यानी कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, इसकी कॉन्स्पिरेसी पहले से तैयार की जा रही थी और ये पूरी तैयारी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। उसमें पहले वहाँ के जो मुस्लिम दुकानदार हैं उसको बंद करने का आह्वान किया गया था ताकि उसको नुकसान ना हो। उसके बाद जो दंगे फैले वो हिंदू मोहल्लों के अंदर घुस के इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही दिखाया है। और जब आप भी कानपुर गई थी, आपने देखा होगा, सारी रिपोर्टिंग है कि वहाँ पर कैसे हिंदू मोहल्लों में घुसकर ये लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की कोशिश किए। कई महिलाओं ने ये बताया कि अगर हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया होता तो ये हमारे घरों के अंदर घुस जाते। ये भी बताया कि हिंदू कॉलोनी को बम से उड़ाने की धमकियां भी दी गई। बिल्कुल। और ये सारे जब जानकारी मिली तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और भी एक्टिव मोड में आ गए कि इनकी कॉन्स्पिरेसी अचानक से नहीं थी। और एसआईटी ने जो जानकारी दी उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा एनआईए के तरफ, क्योंकि इसके तार जुड़े हुए थे ओमान से, पाकिस्तान से, ईरान से, यानी कि इस्लामिक कंट्री। जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के ऊपर सवाल उठाया था, जिन लोगों ने भारत को धमकी दी थी, वहाँ पर सरकार तो बैकफुट पर आ गई, क्योंकि मोदी सरकार ने भी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा कि भारत सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। जिन लोगों ने किया है उसका व्यक्तिगत मामला था और भारतीय जनता पार्टी की वो स्पोक्स पर्सन थी, इसीलिए उससे भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किया गया है। तो सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वहाँ की सरकारें तो बैकफुट पर आई, लेकिन वहाँ के जो संगठन हैं, जो कट्टर इस्लामिक संगठन हैं, जो जिहाद छेड़ना चाहते हैं पूरी दुनिया में और भारत को टारगेट करके रखते हैं, उन लोगों ने फिर इन्हीं लोगों से संपर्क किया जो कि पहले से यहाँ उनके लिए काम कर रहे हैं। अब एनआईए बाहरी स्तर पर इसके लिंक ढूंढेंगी और ये सिर्फ अब कानपुर के आसपास की बात नहीं है, प्रयागराज की बात नहीं है। अब जो इसके तार जुड़ेंगे वो केरल, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक जुड़ेंगे, क्योंकि पीएफआई का लिंक भी पहले आया है और पीएफआई के खिलाफ भी कई सबूत मिले हैं इस दंगे में, इस हिंसा में, कि इन लोगों ने कैसे ऑर्गेनाइज किया था लोगों को और किस तरीके से इसके जो कार्यकर्ता थे वो वहाँ पर बैठकर सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए थे। यहाँ तक कुछ खबरें आई, कुछ जानकारी मिली एसआईटी से कि जहाँ जहाँ मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद बाहर लोग निकल रहे थे, उससे पहले ही मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग थे जिनका मकसद था कि जैसे ही भीड़ बाहर निकले हंगामा खड़ा करो, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि मस्जिद में जितने लोग गए थे नमाज पढ़ने के लिए सब उसी मानसिकता से गए थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उसमें 60-70% लोगों को पहले से बताया जा चुका था कि ऐसा करना है और उसके बाद जो बाहर से लोग मंगाए गए थे उसको भी यही मानना था कि इन लोगों को प्रोवोक करो और फिर जब हिंसा फैलेगी तो अगर हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो उसके बाद भारत को बदनाम करने का, सीएम योगी को बदनाम करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का इन लोगों के पास एक और आधार बन जाएगा। और इसीलिए इन लोगों ने पूरी तैयारी की थी और जिसकी जांच अब हो रही है। मतलब अब जांच दो स्तर पर होगी। एक स्तर पर कि उत्तर प्रदेश के किन किन जगहों पर और कौन कौन से जिलों में इसके संगठन के तार जुड़े हैं, यानी कि केवल कानपुर में नहीं, प्रयागराज में भी, सहारनपुर में भी और उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक में इन लोगों के संगठन कहीं न कहीं है। और जो स्लीपर सेल है इसका, जिसको समय समय पर बाहर निकाला जाता है, अब उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो एक एसआईटी है जो उत्तर प्रदेश की जांच करेगी। अब चूंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी की है तो एसआईटी के पास न वो एक्सपर्टीज है और न इतने रिसोर्सेस हैं, दोनों की कमी एसआईटी के पास है। तो इसीलिए रिकमेंड किया गया कि अब इसके तार आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं तो अब एनआईए को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जहां जो एनआईए का गठन ही किया गया है वो इसलिए किया गया है कि कहीं भी
जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उसकी जांच ये करेगी। इसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है और इनमें अधिकारियों की ट्रेनिंग के साथ साथ इनको रिसोर्सेस वैसा दिया जाता है। तो इसलिए अब एनआईए है जो बाहरी स्तर पर इसके तार ढूंढेगी और उसको एक्सप्लोर करेगी, एक्सपोज करेगी कि एनआईए की टीम बताएंगे कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है इसका नेटवर्क। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रहार जो होगा वो पीएफआई के ऊपर होने वाला है, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ पहले ही हमारे पास काफ़ी सबूत हैं। उसके बैंक अकाउंट सील किए गए हैं, ईडी के भी छापे पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अब जो इस बीच हिंसा भड़की है उसके तार जो जुड़े हुए हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि केरल से उठकर ये पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। और ये कोई सामान्य संगठन नहीं है बल्कि ये भी एक आतंकी संगठन है जो भारत के कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करके, उसके लूप होल्स जो छोटे मोटे हैं उसका उपयोग करके ये अभी तक सस्टेन कर रहा है। और पीएफआई जो अपना पॉलिटिकल विंग भी बनाए हुए है, इन सब के ऊपर अब प्रहार होगा। और दूसरी तरफ यही एक डर है जिसके कारण जो हम लोगों ने शुरुआत की बातचीत की कि आज जुमे का नमाज पढ़ने के बाद लोग शांति से बाहर निकले, क्योंकि इनको पता है कि अब बाबा का बुलडोजर भी नहीं रुकेगा, जांच भी नहीं रुकेगी, गिरफ्तारियां भी नहीं रुकेगी। चाहे जितना हो सके चिल्ला लो, चीख लो या फिर राजनीतिक स्तर पर कोई प्रेशर बना लो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, ये अखिलेश यादव या फिर मायावती की सरकार नहीं है, न ममता बनर्जी की सरकार है कि जिसे उन जिहादियों के वोट की जरूरत है जो देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक कानपुर हिंसा की जांच एसआईटी कर रही थी। एसआईटी ने भी कई बड़े बड़े खुलासे किए, पर अब कानपुर हिंसा का कनेक्शन पाकिस्तान, ओमान और ईरान से बताया जा रहा था। इसको लेकर अब इस पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो गई है। अब एनआईए कानपुर हिंसा की जांच करेगी। पर सबसे बड़ी बात, आज शुक्रवार है, 3 तारीख को कानपुर में हिंसा हुई थी, जिस दिन शुक्रवार था। उसके बाद भी अगले शुक्रवार को भी पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा गया कि हिंसा भड़की, पर आज का दिन बहुत शांति भरा है। लोग आराम से जुमे की नमाज अदा करके बाहर निकले। आज पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पे भी रखा गया था, पर कहीं भी हिंसा की खबर नहीं आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।